कि सर एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर कैसे करते हैं। एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर कैसे करते हैं कि सर सेक्शन, उसके लिए हमने कल पहले पढ़ा था कि सर प्रमोटर्स नाम के एक जीव होते हैं जो कंपनी को खोलते हैं। तो प्रमोटर्स की लीगल डेफिनेशन क्या है और नॉर्मल मीनिंग क्या है, ये दोनों अपन ने पढ़ लिए थे। याद रखना, एग्जाम में आज दिन तक प्रमोटर्स कौन होते हैं नहीं आया है। तो यार आजकल तो ढूंढने लग गए हैं कहाँ से क्वेश्चंस बच्चा एक्सपेक्ट नहीं करे वहीं से टिका दो, तो ध्यान रखना प्रमोटर्स, ठीक है। तो प्रमोटर्स कौन होते हैं? वो लोग कंपनी खोलते हैं, ठीक है सर। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर करने में सर 7 स्टेप्स है। कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? कि सर सेक्शन 7 में दिया हुआ है। कि सर कितनी चीजों को ध्यान रखना है हमको, 7 स्टेप्स का ध्यान रखना है। सर कंपनी खोलने के लिए तो 4 ही हैं और गलत तरीके से खुल गई तो 5 स्टेप नंबर 5, 6 और 7 काम आएगा, ठीक है। सर फर्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं। सर कितने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं? कि सर 7 टाइप के डॉक्यूमेंट्स की सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिक्लेरेशन 1, डिक्लेरेशन 2 वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हमको जमा करानी रहेंगी, ठीक है। आ जाओ आज अपन चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। फाइल मेरे पास में केवल एक जने की आई है काम करने के बाद में, कल जो काम किया था उसके अलावा किसी की नहीं आई है। तो अब आप देख लो डेली बेसिस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। फाइल मेरे पास एक ही देने की आई है। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि सर इन इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपॉन रजिस्ट्रेशन, खुशबू। The registrar, on the basis of documents and information filed, shall register all the documents and information in the register and issue a certificate of incorporation in the prescribed form to the effect that the proposed company is incorporated under this act. ठीक है भैया, रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार क्यों बोला जाता है? रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार ही क्यों बोला जाता है? पुराने जमाने की बात करो, कोई कंप्यूटर्स तो होते नहीं थे, ठीक है। तो ये बंदा क्या करता था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो एक पर्टिकुलर जगह का है, वो एक फिजिकल रजिस्टर मेंटेन करता था। इसीलिए तो वर्ड रजिस्ट्रार आया है। उस रजिस्टर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजी समझते हो ना, कि सर डेट वाइज ऑर्डर में वो मेंशन करता था आज इतनी तारीख को ये कंपनी इस डिटेल्स के साथ में रजिस्टर हुई है, इसमें ये डायरेक्टर्स हैं, ये इसके मेमोरेंडम है, ये इसके आर्टिकल्स हैं वगैरह वगैरह। इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रजिस्टर मेंटेन होता था, ओके सर। अब सर यही रजिस्टर आप भी जानते हो सर, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फाइलिंग का जमाना आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये सब रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन होने लग जाएंगे, ठीक है सर। तो आज यदि मेरे को किसी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जमा कराना है, तो बस उसके आगे वर्ड में ई लगा दूंगा या नहीं लगा दूंगा? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब सिंपल सी बात है। तो सर रजिस्ट्रार जो है, आपने जो स्टेप नंबर 1 में, इसको स्टेप नंबर 1 बोलने से अच्छा है इसको क्या बोलोगे? सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, इसको ऐसे बोलोगे, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, ठीक है। ये सेक्शन 7 के सब पार्ट्स हैं। तो आपने इसमें जो भी डॉक्यूमेंट जमा कराए, उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन फाइल्ड बाय यू इन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, तो द रजिस्ट्रार शेल रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन इन द रजिस्टर, ठीक है, वो रजिस्टर में मेंटेन कर लेगा। एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर और उसके बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, जिसपे यहाँ नेशनल एम्बलम लगा हुआ होएगा, वो 4 शेर वाली जो होती है ना, कि सर शेर तो 3 ही दिखते हैं, अरे होते 4 हैं, एक पीछे छुपा हुआ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। वो आपकी कंपनी का नाम, कौन से आरओसी के अंडर है, उसकी साइन और सील होगा, तारीख होगी कि कब ये आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्टेंस में आ गया, इसका नाम क्या है, ये सारी बेसिक डिटेल्स उसमें दी हुई होंगी। तो सर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। सर क्या वो सर्टिफिकेट अपनी मर्जी से उसकी लैंग्वेज बना सकता है? नहीं सर, सर्टिफिकेट का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, उसी में वो सर्टिफिकेट बनता है, पहले से फिक्स फॉर्मेट में ही वो सर्टिफिकेट इशू होता है। टू द इफेक्ट दैट द प्रपोज्ड कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, उससे क्या इफेक्ट आएगा? कि सर वो कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हो गई है, आज के दिन उसका जन्म हो गया, आज के दिन जो डेट इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में है, सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, उसके मेंबर्स सेपरेट, वो कंपनी सेपरेट, ठीक है सर। आओ देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इमेज।
देखो ये दिख रहा है एम्बलम। यस सर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक खोल के देखते हैं, चलो क्या चीज है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आज इतनी तारीख को ऑफ 1989, ये आरओसी। सर देखो, कंपनी रजिस्ट्रार कहाँ का है, यूपी कानपुर का। उसके अंडर उसके सील और सिग्नेचर पे ये कंपनी, जिसका नाम उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, ठीक है। इस तरीके से मेरे मेरे हाथों द्वारा कानपुर पे में 23 मई 1989 को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, और ये नेशनल एम्बलम आ गया अपना। तो ये फिक्स फॉर्मेट है जिसमें कि ये सब रहता है। बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई सर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 2, उस बेस उसमें सब कुछ सही लगता है तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देंगे। सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करने के साथ में ही आपको एक सिन नंबर दिया जाएगा, अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, सिन नंबर। सर क्या है, दर्श जैन है, दर्श जैन के पास में एक आधार कार्ड है ना। तो उसमें तेरे पास में वो आधार कार्ड नंबर यूनिक नंबर होता है ना, जो किसी और को नहीं दिया जाएगा, उससे तेरी पहचान होगी। यस सर। जैसे जेल में होता है ना, कैदी नंबर 12 यही है तो यही है, वैसे दर्श जैन के आधार कार्ड पे जो लिखा हुआ है कि दर्श जैन, तो वो वही होगा और कोई हो नहीं सकता। खुशबू के आधार कार्ड पे एक यूनिक नंबर होगा। उसी तरीके से कंपनी को भी एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, जो कि एक यूनिक नंबर होता है। उस नंबर से इस कंपनी की पहचान होती है, और वो नंबर जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में भी मेंशन किया जाएगा। ठीक है। सो द रजिस्टर अलॉटमेंट ऑफ सिन नंबर, पढ़ना खुशबू इसको। On and from the date mentioned in the certificate of incorporation, the registrar shall allot to the company a corporate identity number, which shall be a distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में भी सिन नंबर का मेंशन आएगा कि इस नंबर से ये इस कंपनी को रजिस्टर किया गया और ये सिन नंबर है, यूनिक नंबर है। ठीक है। और जिस डेट से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हुआ है, जो उसमें डेट डली हुई है जिस दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है, तो रजिस्ट्रार ही अलॉट करेगा उस कंपनी को एक सिन नंबर। ये एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, जैसे आपका आधार कार्ड आपकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, इस कंपनी की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इसका सिन नंबर। बहुत सारे रेफरेंसेस में आपको सिन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो अभी तक स्टेप नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स, स्टेप नंबर 2 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू करेगा रजिस्ट्रार, उसमें सिन नंबर भी होगा, जो कि स्टेप नंबर 3। इजी है ना? यस सर। स्टेप नंबर 1 यदि कल का नहीं लिखा है तो प्लीज इसलिए लिखना अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्स व्हिच नीड्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अब यदि कल इतनी मेहनत जो तुम्हारे साथ में 1 घंटा रगड़म पट्टा ही की है, उसकी सही में क्वेश्चन आ जाए तो मजा आना चाहिए। तो सजा में पलट जाएगा यदि अपन ने उसको लिखा नहीं तो, इसलिए आज का आज लिख लेना। नाउ वी कम टू द स्टेप नंबर 4, मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। कहाँ करनी होती है कंपनी को? सर जो भी डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं, ठीक है, या जो भी इंफॉर्मेशन फाइल करी है, ठीक है, कहां पर? कि सर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में उसकी कॉपीज सारी की सारी मेंटेन करी जाएंगी। सर कब तक मेंटेन करी जाएगी? कि सर जब तक कि कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, तब तक जो भी कॉपीज और इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में जमा कराए हैं, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन जो कि ओरिजिनली फाइल की है, उनकी कॉपीज आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करनी रहेंगी टिल इट्स डिसोल्यूशन अंडर दिस एक्ट। जब तक कि उस कंपनी को खत्म नहीं कर देते तब तक वहां पर जमा करानी रहेंगी। मैंने देखी हुई है। when I earlier used to work at Mumbai Nariman Point in one of the investment banking firms, वहां पर वहां पर कोई कंपनी आती थी कि भाई हमको हमारा आईपीओ कराना है, हमको हमारा राइट्स इशू कराना है, हमको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कराने हैं दो कंपनीज के बीच में। तो सर मैंने देखा है, टाटा सन्स नाम की जो सबसे पहली कंपनी थी, विच वाज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1913, उसने अपने इतने पुराने हाथ से लिखे हुए जो भी पेपर्स हैं, उनकी कॉपीज मेंटेन करी है। 1913 1914 वाली कॉपीज आज दिन तक रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन हो रही हैं।
कितनी बड़ी बात है। 100 साल से ज्यादा पुराने पेपर को आज भी उसको सही से मेंटेन करके रखना बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, दीमक खा जाती है यहाँ पर तो 10 साल में आप कैसे मेंटेन करके रख रहे हो। ठीक है, चलो तो अब ज्यादा डिटेल में नहीं, कि सर जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं द कंपनी शेल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, कोई और दूसरे ऑफिस में नहीं। कि सर रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी और ऑफिस होते हैं क्या? हाँ सर, मान लो कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर कराया है महाराष्ट्र में, लेकिन उसका एक कुछ मार्केटिंग ऑफिसेज और कुछ बैक ऑफिसेज खुले हुए हैं। एक दिल्ली में खुला हुआ है, एक जयपुर में खुला हुआ है, एक कोलकाता में खुला हुआ है, एक तमिलनाडु में खुला हुआ है। तो सर यहाँ भी मेंटेन कर लें क्या? अरे नहीं, कहाँ करना है कि सर रजिस्टर्ड ऑफिस में करना है। ये तो हो गई पहली बात। कि सर इसके अलावा भी मेंटेन कर सकती है क्या? सर हाँ कर सकती है, इसकी जगह दूसरी जगह, लेकिन विद प्रायर परमिशन एंड इंफॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार किया जा सकता है। हमें उधर नहीं जाना है, हमको तो बस यह जाना है कि सर बाय डिफॉल्ट कहाँ करनी है, कि सर रजिस्टर्ड ऑफिस पे करनी है। क्या चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया? चौथा पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर कंपनी बनाने के लिए 7 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, 60 डॉक्यूमेंट्स अलग अलग तरीके के, 7, 2, 3, 4। ठीक है, 7, 2 इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। यस सर, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में सिन नंबर भी मेंशन होगा, तो सिन नंबर तो अलॉट होगा ही होगा। यस सर। पॉइंट नंबर 4, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और इंफॉर्मेशन है जो आपने जमा कराई है, उस सब की कॉपीज या ओरिजिनल जो भी है वो कहाँ पर मेंटेन करनी होगी सर? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कब तक मेंटेन करनी होगी? जब तक कि कंपनी वो राम नाम सत्य नहीं हो जाता। राम नाम सत्य समझते हो ना? कभी सुना है राम नाम सत्य हो गया मतलब ऊपर चली गई? ऊपर तो आप भेजोगे इस आर्टिफिशियल पर्सन को वाइंड अप करके। ठीक है, चलिए तो ये 4 पॉइंट्स तो हो गए कंपनी बनाने से और इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। अब पॉइंट नंबर 5, 6 और 7 जो हैं, गलत इंफॉर्मेशन पे कंपनी बन गई तो क्या होगा? आइए 7, 5, 7, 6 और 7, 7 पढ़ते हैं। एग्जाम के लिहाज से 7, 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिहाज से 7, 7 इंपॉर्टेंट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 7, 5 और 7, 6 नहीं है। एग्जामिनर को पता पड़ गया कि पास ट्रैक देख के और बच्चा समझ गया कि 7, 7 से आएगा, तो मैं 7, 5 तो से पूछ लेता हूँ, तो क्या करोगे? तो हमको तो पूरी प्रोसेस आनी चाहिए सर। ठीक है, वो अब शॉर्टकट के जमाने गए कि मैं ऐसे कर लूंगी और एग्जाम में पास हो जाऊंगी। भैया 12th के एग्जाम में तो ऑलमोस्ट जो मेहनत करते हैं सब पास हो जाते हैं, पर फाउंडेशन में ऐसा नहीं है कि सब पास होते हैं। डोंट टेक इट दैट लाइटली कि मैं 12th के पैरेलल हूँ, जैसी मेहनत इधर है उधर वैसी इधर कर लूंगी तो या कर लूंगा तो पास होंगी, पॉसिबल ही नहीं है। यू नीड टू स्टैंड आउट। ठीक है, पांचवा पॉइंट पढ़ भाई, 7, 5 खुशबू। Furnishing of false or incorrect information or suppression of material fact at the time of incorporation, that is, at the time of incorporation. If any person furnishes any false or incorrect particulars of any information or suppresses any material information of which he is aware in any of the documents filed with the registrar in relation to the registration of a company, he shall be liable for action for fraud under section 447. ठीक है, सर क्या बोल रहा है? फर्निशिंग आपने कंपनी बनाते समय, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन फर्निश कर दी है या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निश करी है, या आपने कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट को सप्रेस किया है, दबाया है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो भी आपने जानकारी ऊपर वाले पॉइंट्स में रजिस्ट्रार को दी है उसमें कुछ गड़बड़ झाला किया है। सो इफ अ पर्सन फर्निशेस एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स और एनी इंफॉर्मेशन और सप्रेसेस एनी मटेरियल फैक्ट, दबा रहा है, कोई केस चल रहा था उसके ऊपर, वो दबा दिया कि उसकी जानकारी ही नहीं दी फॉर्म भरते समय, कि हाँ पिछले 5 साल में मेरे ऊपर ऐसे केसेस लगे हैं जहां पर मैंने कंपनी का मिसमैनेजमेंट किया है वगैरह वगैरह, इन जानकारी दी नहीं, तो सर ही सप्रेसेस एनी मटेरियल फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑफ विच ही इज अवेयर, जिसके बारे में आप अवेयर हैं। अब जो अवेयर ही नहीं है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे बोलोगे यार? जिसके बारे में आप अवेयर हैं और अवेयर होते हुए छुपाई है आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ झाला, कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रार के साथ फाइल किए इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी,
आपने ऊपर एक एफिडेविट क्या आपने ऊपर ये भी दिया है ना, डिक्लेरेशन दिया है ना कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमारी नॉलेज के हिसाब से सही है, इसका मतलब झूठा डिक्लेरेशन दे रहे हो। ठीक है, अवेयर हो जिसके बारे में, वैसा काम किया है छुपाने का, दबाने का, तो आपके ऊपर अंडर सेक्शन 447 कार्रवाई की जाएगी। क्या होता है, फ्रॉड का सेक्शन होता है, फ्रॉड के अनुसार आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की केवल हेडिंग पढ़ना खुशबू। Company already incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact that is post incorporation. चलो, तो सर पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 एक ही तो हैं कि यदि किसी ने कंपनी गलत इंफॉर्मेशन के साथ में या इंफॉर्मेशन दबा के और फॉर्म करने की वो की है, सर दोनों में एक फर्क है। यहाँ तो जब आपने गलत इंफॉर्मेशन के साथ में कंपनी फॉर्म करने की कोशिश की है जानबूझ के, और आप उसी समय पकड़ में आ गए हो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन इटसेल्फ, ये समझ में आ गया कि भैया गलत इंफॉर्मेशन दिए, जानबूझ के दिए, तब तो आप पे सेक्शन 447 के अंडर कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन सर ये पॉइंट रीड करने में तो सेम लगता है, बस लास्ट में जाके एक चेंज आ गया, यहाँ पर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन है एंड यहाँ पर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। क्या चेंज आया है कि सर कई बार दर्श जैन, श्रेया बियानी, खुशबू और हाजियानी और हमारी जिया वोरा और जिया जैन ने मिलके जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी फॉर्म करने के लिए अंडर सेक्शन 7 एप्लीकेशन लगाई विद दी आरओसी। पता था गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पर कर दी। ठीक है, अब समझना बात को, अब समझना बात को। लेकिन सर किसी कारणवश वो गलतियां पकड़ में नहीं आई और इनकी कंपनी फॉर्म हो गई, एग्जिस्टेंस में आ गई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। बाद में पता पड़ा भैया झोल कर दिया इन लोगों ने, तो फ्रॉड कर दिया। तो सर अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पता पड़ रहा है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट करी है, तो क्या छोड़ देंगे, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो बोल में पोस्ट इंफॉर्मेशन में क्या होगा, 7(6) काम में आएगा। यदि बाद में पता पड़ा कि कंपनी फॉर्म हो गई, सेपरेट पर्सन एग्जिस्टेंस में आ गया, बाद में पता पड़ा फ्रॉड फ्रॉड वगैरह करके कंपनी बनाई है, गलत इंफॉर्मेशन से कंपनी बनाई है, तो क्या होगा, कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पता पड़ता है तो क्या करेंगे, पढ़ भाई। Where at any time after the incorporation of a company, it is proved that the company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation, or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company, or by any fraudulent action, the promoters, the persons named as the first directors of the company, and the persons making declaration under this section shall each be liable for action for fraud under section 447. सर बाद में पता पड़ा कि कोई मटेरियल फैक्ट्स, सप्रेसिंग मटेरियल फैक्ट और मटेरियल इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, बाद में प्रूव हो गया कि सर गलत इंफॉर्मेशन से कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन गलत जानकारी दी है। ठीक है, किसमें कि सर इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स या इन एनी ऑफ द डिक्लेरेशन, कोई भी डिक्लेरेशन जो कंपनी के लोगों ने, फर्स्ट डायरेक्टर्स ने, प्रमोटर्स ने, जिन्होंने भी दिया है, तो सर the promoters, the persons named as first directors of the company and the persons making such declarations। declaration सर दो हैं, दो में सब कवर हो जा रहे हैं जो उस कंपनी को खोलने में काम आ रहे हैं। प्रोफेशनल कैपेसिटी में किसी सीए वगैरह ने हेल्प किया ना, वो भी लपेटे में आ जाएगा। इसलिए ऐसे ही कोई आपके पास में इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है ना, तो भोंदुओं की तरह ये उसकी कंपनी फॉर्म कराने मत चल लेना, पहले थोड़ा सा जांच वांच कर लेना इसको। उस जांच कैसे करोगे सर, हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन, सर उसका डिन नंबर लेना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना, सर्च करना, मिलेगा इस डायरेक्टर पे कुछ तकलीफ आई नहीं आई वो, और बाकी तो आपको सब, जब आप सीए इंटर पास करने के बाद में आर्टिकलशिप करने जाओगे अपना फाइनल कट का एग्जाम देने से पहले, वहां आपको काफी कुछ बातें, इसीलिए तो आर्टिकलशिप होती है कि वहां पर सिखाई जाएंगी। ठीक है जी, चलिए। तो सर
उन सब के ऊपर जिन्होंने गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी बनवा तो ली, लेकिन बाद में पता पड़ा, बाद में प्रूव हुआ कि गलत इंफॉर्मेशन से कंपनी तो फॉर्म हो गई है, तो उन सब लोगों के ऊपर जिन्होंने ऐसी गलत इंफॉर्मेशन या गलत डिक्लेरेशन दिए हैं, दे शैल ईच बी लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पॉइंट नंबर 5 और 6, गलत इंफॉर्मेशन से कंपनी बनते समय पकड़ में आ गई, बनने के बाद में पकड़ में आई, क्या क्लियर हो गए? यस सर। नाउ वी कम टू द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। अब ये ट्राइब्यूनल किस चिड़िया का नाम है? इसका पूरा नाम होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इसका पूरा नाम है। ठीक है सर। क्या सर इसमें क्या होता है सर? कि सर है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जैसे कि रेगुलर केसेस अपने कोर्ट में सुने जाते हैं ना, वैसे कंपनी के केसेस प्राइमरीली स्टेज पे कहाँ सुने जाएंगे? कि सर एनसीएलटी में सुने जाएंगे। ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं बस, ये आपको अंडर नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ। नॉर्मल केसेस कहाँ सुने जाते हैं कोर्ट में? तो कंपनी के केसेस कहाँ सुने जाते हैं? सर इस वाली कोर्ट में। कि सर ऐसे लिख मत देना इस वाली कोर्ट में जिसका नाम एनसीएलटी। सर आपको क्या लिखना है? कि सर या तो ट्रिब्यूनल लिख देना या एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसमें कंपनी से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वो सुने जाते हैं। ओके सर। तो सर ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, जब कोई भी कंपनी गलत इंफॉर्मेशन के साथ में या मटेरियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस करके दबा के, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, गलत डिक्लेरेशन के बेसिस पे, ऐसे गलत गलत तरीकों से बना ली जाती है, तो फिर ट्रिब्यूनल के पास में यदि किसी ने एप्लीकेशन लगाई है तो ही, ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू, कि वो कंपनी गलत तरीके से फॉर्म हुई है उस पर कोई उसको ध्यान लेके आता है, और जब वो सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ ये सिचुएशन है, तो फिर वो ये 5 कदम उठा सकती है, पांचों में से कोई भी कदम उठा सकती है। ए बी सी डी और ई में से उसको जो लगता है वो कदम उठा सकती है। तो ट्रिब्यूनल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कंपनी फॉर्मेशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जमा कराने होते हैं उस पे भी अलग से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है और थ्योरेटिकल दोनों आते हैं। ट्रिब्यूनल के पास क्या क्या पावर्स हैं, और एक सिचुएशन दे देते हैं कि एक कंपनी को ऐसे ऐसे फॉर्म किया गया, उसके डायरेक्टर्स ने ये डिक्लेरेशन दिए, और इन इसमें एक गलत डिक्लेरेशन को देखते हुए ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर पास किया। कमेंट कीजिए ट्रिब्यूनल ने सही ऑर्डर पास किया या नहीं किया। तो आपको बताना है हाँ, अंडर सेक्शन 7(7) ट्रिब्यूनल के पास में ये पावर्स होती हैं, उनमें से ये ऑर्डर पास किया जो उसकी पावर्स में है या नहीं है, जैसा भी केस है, और ट्रिब्यूनल ने बिल्कुल सही या गलत ऑर्डर पास किया है। ये आपको आंसर इस तरीके से फ्रेम करना रहेगा, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। समझ गए रे? यस सर। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। खुशबू। Where a company has been got incorporated by furnishing false or incorrect information or representation, or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company, or by any fraudulent action, the tribunal may, on an application made to it, on being satisfied that the situation so warrants, pass such orders as it may think fit for regulation of the management of the company, including changes, if any, in its memorandum and articles in public interest or in the interest of the company and its members and creditors. ठीक है, पहला स्टेप क्या ले सकता है? देखो, यदि कंपनी गलत घोटाले से बनाई गई है, ये पूरा पैराग्राफ वही बता रहा है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। इसमें जो पॉइंट्स होते हैं ना, सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट और इंफॉर्मेशन, और एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, और इनकरेक्ट डिक्लेरेशन, ये सब पॉइंटर्स बना लेना। ये सब कीवर्ड्स हैं, ये याद होने चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एक लाइन में लिख दो यदि कंपनी को गलत इंफॉर्मेशन से बना, आज तो नंबर नहीं मिलेंगे यार फिर। ठीक है, लॉ लॉ एग्जामिनर को लॉ की लैंग्वेज ही चाहिए होती है, करीब करीब। कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो तुम अपनी लैंग्वेज लो, या फिर कोई डेफिनेशन नहीं, सॉरी, कोई बात बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वे में हो गई तो वहां छूट ले लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कीवर्ड्स तो मेंशन करोगे तब जाके तुमको नंबर मिलेंगे। बात भेजे में घुस रही है सबके? बियानी, हाजियानी? यस सर। ठीक है, जश शाह, अरे जश शाह आ गया हमारा, जश शाह। अरे जश,
कहाँ चला गया यार? जिया बोरा, तू बोरा नहीं, सॉरी, जिया जैन, तुझे देख के मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि तेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आ मार्क रहा है, तू दूर कर दे। आ रहा है, आ रहा है। क्योंकि क्या है, एकदम वो एक तो समझने वाला एक्सप्रेशन होता है और एक नहीं समझने वाला होता है, उसके बीच में तू बैठी हुई है। ठीक है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो वो मत कर लेना भाई। डाउट हो तो पूछ लेना। कई बार जिंदगी दूसरे मौके सितंबर के बाद में नहीं देती है, और जो दूसरा मौका नहीं मिला तो चूल्हे चौके में पूरे हो जाओगे, इसलिए अच्छा है पूछ लो यहीं पर। ठीक है, मेरी बात अभी मजाक जैसे लग रही होगी, बट बहुत इसमें यार वेट है, समझना इस बात को। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो सर, पहला एक्शन वो कब ले सकता है ट्रिब्यूनल? जब किसी ने उसको इस बारे में एप्लीकेशन लगाई हो, ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट। ठीक है, कि सर देखो ये कंपनी गलत तरीके से फॉर्म हुई है। सो ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो वारंट्स, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो वारंट्स, उसको सेटिस्फेक्शन हो गया, दाल में कुछ काला है, सिचुएशन मांग रही है ये चीज, तो पहला 5 चीजें, 5 एक्शंस ले सकती है। क्या? सबसे पहला, pass such orders as it may think fit, for what? For regulation of the management of the company। मैं कंपनी का मैनेजमेंट चेंज करो, फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट है, गलत तरीके से कंपनी बनवाई है, चेंज करो मैनेजमेंट को। ठीक है, सो पास सच ऑर्डर्स फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी। साथ में किसके? मेमोरेंडम में चेंजेस करने हैं तो वो भी कर देगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करने हैं तो ट्रिब्यूनल वो भी बोल देगा चेंजेस करो इनके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में। ठीक है, किस लिए? इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के फायदे के लिए। क्यों? पब्लिक की उससे डीलिंग होती है ना यार कंपनी से। और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, या फिर कंपनी के खुद के इंटरेस्ट में, या फिर कंपनी के मेंबर्स और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में जिनका पैसा इधर लगा हुआ है, या फिर या फिर तीसरी चीज क्या? इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। कई बार पब्लिक से भी तो ये कंपनी डीलिंग कर लेती है, कोई डिपॉजिट्स वगैरह ले लिए कुछ, तो पब्लिक इंटरेस्ट में, आइदर कंपनी के इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट में, कंपनी के मेंबर्स और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में, जो भी हैम्पर हो रहा हो उनके बेनिफिट के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल might pass an order for regulation of management of the company and changes in memorandum and articles of the company। क्या ये पहला काम जो ट्राइब्यूनल कर सकता है वो समझ में आ गया? यस सर। सेकंड काम पढ़ भाई। Direct that liability of the member shall be unlimited. जिन लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन देके के कंपनी खोली है, भले ही उसके आर्टिकल ऑफ सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिमिटेड लाइबिलिटी हो, ट्रिब्यूनल बोल सकता है तुमने गलती की ना, गलत इंफॉर्मेशन से फ्रॉडुलेंट काम किया ना, तुम्हारे मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। जब तक कि सबको सबका पैसा नहीं चूक जाता ना, तुम लोगों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। घर का पैसा बेच के भी लोगों को कंपनी के द्वारा दिया जाने वाला पैसा चुकाना पड़ेगा। सेकंड एक्शन विच कैन बी टेकन बाय ट्रिब्यूनल। अच्छा ऑर्डर है ना, अच्छा कंटेंट है ना? यस सर, अनलिमिटेड। ठीक है, पॉइंट सी। Direct removal of the name of the company from the register of companies. सी और डी एक जैसे ही पॉइंट है। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, यानी कि कंपनी इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी। सर रजिस्ट्रेशन ही हटा दोगे मतलब कंपनी खत्म होने वाली है? यस सर। एंड डी इज पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। बंद करो इसको। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो ये एक जैसे हैं पर लिखना अलग अलग। ठीक है, एंड पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट में डीम फिट। और भी कोई दूसरे ऑर्डर्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पास कर सकता है जो उसको सही लगते हैं। जो उसको सही लगते हैं वो सारे ऑर्डर्स पास कर सकता है। एक पता नहीं किसी फिल्म या ओटीटी सीरीज में एक डायलॉग आया था, आप लोग ज्यादा बता सकते हो कौन सी फिल्म या ओटीटी सीरीज या कौन से एक्टर ने बोला था, कभी कभी लगता है अपुनिज भगवान है। ये डायलॉग सुना है आपने? कभी कभी ऐसा लगता है इतनी पावर आ गई है कि अपुनिज भगवान है। तो ये जो पॉइंट नंबर ई है ना, पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट में डीम फिट। अरे जो ऑर्डर पास करना है कर सकता है उस कंपनी को लेके, भगवान वाले रोल में आ गया ना।
अरे लिख मत देना भगवान वाले रोल में कि कभी कभी लगता है अपुनीश भगवान है, ऐसा मत लिख देना, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कितनी ज्यादा पावर्स दे रहा है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को ये, पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट। क्या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पांचों में से और लिखा है? ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, और ये भी कर सकता है। तो सर पांचों बातें समझ में आ गई, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाँ लेकिन सर हवाबाजी नहीं चलेगी कि आपके मन में आया उस दिन घर पे अपने हस्बैंड या वाइफ से लड़ाई करके आए, जो भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में उस दिन सीट पे बैठा था, घर पे लड़ाई करके आई, तो मैं अब गुस्सा कंपनी पे उतारूंगा, ऐसा नहीं। सर कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले आपको एनसीएलटी को ये दो काम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? पढ़ भाई। The company shall be given a reasonable opportunity of being heard in the matter, and the tribunal shall take into consideration the transactions entered into by the company, including the obligations, if any, contracted or payment of any liability. ठीक है। द ट्राइब्यूनल shall take into consideration the transactions entered into by the company। सर कंपनी ने आज दिन तक क्या क्या ट्रांजैक्शन लिए हैं, किए हैं, वो देखते हुए हम कोई भी ऑर्डर पास करेंगे ना। ठीक है, कि कितने लोगों से उसने पब्लिक का पैसा ले लिया है, कितने क्रेडिटर्स से पैसा ले लिया है, तो जो वस्तु स्थिति है, एक्चुअल सिचुएशन है, वो देखते हुए, इसको कंसिडर करते हुए कि उस कंपनी की एक्चुअल में उस कंपनी ने क्या क्या ट्रांजैक्शन एंटर कर रखे हैं, यदि मैं इसको आज वाइंड अप कर दूं तो पब्लिक को कितना नुकसान होगा, नहीं होगा, कितने क्रेडिटर्स का पैसा मारा जाएगा, वो सब देखते हुए वो ऑर्डर पास करेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग एनी ऑब्लिगेशंस, इफ एनी कॉन्ट्रैक्टेड, और पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी। सर उस कंपनी को कितना पैसा देना है, उसने कितनी लाइबिलिटी इनकर की हुई है, ये सारी चीजों को देखते हुए जो ट्रांजैक्शन उसने किए हैं वो कंसिडर करेगा कोई भी ऑर्डर देने से पहले। और दूसरा क्या, सर ऐसे ही नहीं उसके खिलाफ ऑर्डर पास करेगा, जो जिसपे इल्जाम लगा हुआ होता है उसको भी तो अपनी आ, सफाई में कुछ कहने का मौका दिया जाता है। हिंदी पिक्चर्स देखते हो ना? यस सर देखते हैं। तो सर ऐसे ही कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है, या फिर कटघरे में मुलजिम को जब खड़ा करता है तो बोलता है आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, उसको भी तो मौका दिया जाता है। यस सर। तो सर द कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर। एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको भी देनी पड़ेगी, वो अपनी सफाई में कुछ पेश करना चाह रहा है, चाह रही है कंपनी।